आज बात करने वाले हैं हम राष्ट्रीय आय का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, यानी इसका मापन कैसे किया जाता है। तो इसके मापन के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स हमें ध्यान में रखने हैं। उसी मेथड से हमारे भारत में भी जो है वो नेशनल इनकम जो है वो निकाली जाती है, उसकी काउंटिंग की जाती है। तो काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, तो उसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है हमारा उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड, दूसरा होता है हमारा आय विधि यानी इनकम मेथड, और तीसरा होता है हमारा व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें जो उत्पादन विधि यानी जो प्रोडक्शन मेथड होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए जितना भी हमारे देश में उत्पादन होता है किसी भी क्षेत्र में, है ना, उस उत्पादन का जो मूल्य होता है, उस उत्पादन का मूल्य जो लोगों की जो आय बनती है उसके बराबर होता है, और लोग जो खर्च करते हैं अपनी पूरी आय को खर्च कर देते हैं, यानी उत्पादन विधि से निकले, आय विधि से निकले या व्यय विधि से निकले, किसी से भी राष्ट्रीय आय निकलेगी तो तीनों से निकलने वाली राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है, जो मूल्य है वो समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। यानी सीधी सी बात है, अगर हम उत्पादन विधि से निकालेंगे तो क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसको हम बोल सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन, GNP, सकल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है सकल राष्ट्रीय आय के, जिसको हम बोल सकते हैं GNI, यानी जो आय विधि से हमारी निकलेगी। ठीक है ना, और उसके बाद जो व्यय विधि है, उस व्यय विधि से जो निकलेगी, उस व्यय विधि से जो निकलने वाली है वो बराबर होगा किसके? इन दोनों के। ठीक है ना, तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा सकल राष्ट्रीय व्यय, यानी उसको हम बोल सकते हैं GNE। ठीक है ना, तो ये तीनों बराबर होंगे, तो बराबर तीन चीजें, तो हम यहाँ तीसरा एक और खींच देंगे, तो यानी GNP बराबर होता है GNI के, और GNI बराबर होता है GNE के। यानी आय विधि से निकले, उत्पादन विधि से निकले या व्यय विधि से निकले, तीनों ही विधि से जो निकलेगा हमारी राष्ट्रीय आय, वो उसका जो प्रवाह है, उसकी प्रवाह की जो मात्रा है वो इक्वल रहेगी, यानी कि बराबर रहेगी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी और 12th में भी आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता चल गई। अब चलते हैं हमारी पहली जो विधि है उस पे। कौन सी विधि लिख रखी है मैंने? पहली लिख रखी है मैंने उत्पादन विधि। ठीक है ना, उत्पादन विधि, इससे हम जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हो सकता है उत्पादन का जब हम मूल्य निकालें तो वहां पे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। वो कौन सी कठिनाई होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसी कठिनाई से जो दूसरी विधि इसकी उत्पन्न होती है वो होती है मूल्य संवर्धन विधि, यानी उत्पादन विधि और मूल्य संवर्धन विधि, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वैसे एक ही होती है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम वहां पे जो प्रोडक्शन का जो मूल्य होगा, जो प्राइस होगी, उसे निकालने के लिए, सही निकालने के लिए नहीं, सही निकालने के लिए हम इस विधि का भी प्रयोग करेंगे। कैसे, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं हम उत्पादन विधि पे। उत्पादन विधि में सीधी सी बात है, जितना भी आप प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है, उन वस्तु और सेवा का नाम और उसकी मात्रा और उसकी कीमत, उसकी एक सूची बना दी जाती है कि वस्तु कौन कौन सी है, उसकी मात्रा कितनी कितनी है, उसकी कीमत कितनी कितनी है, और फिर मात्रा को प्राइस से जो है वो मल्टीप्लाई करके उनके उत्पादन का मूल्य निकाल लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, सबसे पहले क्या किया जाता है? उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की सूची बना ली जाती है, सूची बनाई जाती है। ठीक है ना, अंतिम वस्तु और सेवा की, इतना ध्यान रखना। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए वस्तु और सेवा का नाम एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले सकते हैं, जैसे 5 वस्तुएं ABCD ई। ठीक है ना, तो A वस्तु, B वस्तु, C वस्तु, D वस्तु और E वस्तु, ये 5 वस्तुएं हैं। इन 5 वस्तुओं में उत्पादन की मात्रा मान लो यहाँ पर 2 है, 2 इकाई, यहाँ पे 5 इकाई, यहाँ पे 1 इकाई, यहाँ 3 इकाई और यहाँ 8 इकाई। ये इकाई एक तरीके से दे रखी है। ठीक है ना, ये मैं आपका हो गया हो तो ये मैं आपको बिठा देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए आप, अब मात्रा हमने लिख दी, वस्तु सेवा का नाम लिख दिया, अब हम इसकी प्राइस भी लिख सकते हैं। मान लो A वस्तु की जो प्राइस है वो है 10, B वस्तु की जो प्राइस है वो मान लो है 5, C वस्तु की प्राइस है वो मान लो है 4, D वस्तु की प्राइस है वो मान लो है 5, और E वस्तु की जो प्राइस है वो मान लो है 4। ठीक है ना, तो ये प्राइस आ गई। हमें क्या चाहिए? उत्पादन का मूल्य चाहिए, क्योंकि उत्पादन का जो मूल्य निकलेगी उसकी जो टोटल होगी वो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा, यानी GNP। ठीक है ना, तो देखिए उत्पादन का मूल्य निकालना है हमें। मैंने अभी आपको क्या बताया था? उत्पादन मात्रा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कीमत से, यानी 10 into 2 यानी 20 निकल गया A वस्तु का, 5 into 5 यानी 25 निकल गया B वस्तु का, 1 into 4 यानी 4 निकल गया C वस्तु का, 3 into 5 यानी 15 निकल गया D वस्तु का, और 8 into 4 यानी 32 निकल गया E वस्तु का। इन सबको जोड़ लीजिए आप, 5, 4, 9, 9 और 5, 14, 14 और 2, 16 के 6, 1, 1 और 2, 3, 3 और 2, 5, 5 और 6, 6 और 3, 9, यानी 96। यानी जो हमारा GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन आया वो कितना आया? 96। ये 96 एक तरीके से हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा। ये निकल गई राष्ट्रीय आय। ये क्या निकली है?
कुल निकली है यानी सकल निकली है। अगर आपको नेट चाहिए तो नेट के लिए आप क्या करेंगे, जीएनपी में से आप क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है, जो हमारा मूल्यह्रास है, उसको माइनस कर देंगे तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन निकल जाएगा। ठीक है ना। मूल्यह्रास क्या होता है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। जो भी टूट फूट मरम्मत रख रखाव उस पे जो या फिर जो मशीन या उपकरण या जो पूंजीगत वस्तु होती है उनकी जो क्षमता हास होती है, क्षमता में कमी आती है, वो कहलाता है मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए। अब चलते हैं हम हमारी इसी से जुड़ी हुई दूसरी मेथड, उत्पादन विधि से जुड़ा हुआ ये इसी मेथड के अंदर आता है। अब यहाँ देखिए हमने जो उत्पादन का मूल्य निकाला, कभी कभी दिक्कत क्या हो जाती है, एक समस्या आती है, मैंने यहाँ लिख रखा है, एक समस्या पैदा होती है। वो समस्या क्या पैदा होती है कि यहाँ पर हम जो अंतिम वस्तु और सेवा सम्मिलित करते हैं उसमें कभी कभी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी सम्मिलित हो जाता है। यानी हमने मध्यवर्ती वस्तु के रूप में जिस वस्तु को सम्मिलित किया उसी को अंतिम में भी सम्मिलित कर लिया, यानी दोहरी गणना हो गई, डबल काउंटिंग हो गई, यानी दो बार हमने उसके मूल्य जोड़ लिए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या हो रही है, एक तरीके से गलत आ सकती है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोहरी गणना की समस्या आती है तो दोहरी गणना की समाधान के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, मूल्य संवर्धन विधि। उत्पादन विधि का ही एक भाग है ना मूल्य संवर्धन विधि। इससे क्या होगा, इससे उत्पादन का जो है वो सही मूल्य जो होता है वो निकल जाएगा। ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख रखा है, इस मूल्य संवर्धन विधि से क्या होता है, उत्पादन का सही मूल्य निकल जाता है। अब ये सही मूल्य कैसे निकलेगा ये भी जानने वाली बात है। तो सही मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सही मूल्य निकालने के लिए मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जो है वो आपको उत्पादन के मूल्य से माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके आपके उत्पादन का सही मूल्य निकलेगा। और सही मूल्य निकल जाएगा तो फिर आपके वही सही मूल्य को आप जोड़ दीजिए, वो टोटल जो आएगी वो आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा। शुद्ध चाहिए तो वहां पे आप मूल्यह्रास घटा दीजिएगा। कैसे होगा एक उदाहरण देता हूं। जैसे देखिए ब्रेड बनता है, ब्रेड बनाने के लिए हम किस मध्यवर्ती वस्तु को काम में लेते हैं, गेहूं को काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हमने मान लो कोई भी एक बेकर है ना, वो बेकर जो है वो उत्पादन करता है ब्रेड का, 100 रुपए का ब्रेड वो बेचता है। इस 100 रुपए में मान लो उसने गेहूं जो है वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में या कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया, यानी साधनों पर जो व्यय किया, तो क्या व्यय किया, गेहूं पर व्यय किया उसने मान लो 20 रुपीज का। और एक मान लो किसान है, उस किसान ने एक तरीके से 80 रुपीज का जो है वो गेहूं उत्पादित किया, 80 रुपीज का गेहूं उत्पादित किया। इसने कोई भी मध्यवर्ती वस्तु प्रयोग में नहीं ली, बीज वगैरह उसके पास पहले के पड़े थे। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए टोटल जो उत्पादन का मूल्य हो रहा है, टोटल जो उत्पादन का मूल्य हो रहा है वो 100 और 80 यानी 180 हो रहा है। ठीक है ना, यही हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए आप, इसने गेहूं जो है वो कच्चे माल के रूप में या मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग में लिए, यानी 100 में से 20 गए यानी 80 आए। ठीक है ना। इसका जो उत्पादन का सही मूल्य हुआ वो क्या हुआ, 80 हुआ। और इसका क्या हुआ, इसका भी 80 था। तो 80 और 80 160। अब देखिए आप फर्क क्या आ रहा है, उत्पादन का मूल्य तो 180 आ रहा है और सही मूल्य अगर मध्यवर्ती वस्तु हम घटा दें तो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। यानी यही मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य आपको घटाना है। तो उसके बाद जो आएगा वो आपका उत्पादन का सही मूल्य आएगा। फिर उत्पादन का सही मूल्य जो है वो आप जोड़ लीजिए और वो आपका जीएनपी कहलाएगा। ठीक है ना। उत्पादन का सही मूल्य यानी मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य जो है, मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है, मध्यवर्ती वस्तु मूल्य, वो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उत्पादन का सही मूल्य आ जाएगा। उत्पादन का सही मूल्य, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य किस में से माइनस करेंगे आप, उत्पादन के मूल्य में से, उत्पादन के मूल्य में से माइनस करेंगे मध्यवर्ती वस्तु मूल्य, बराबर क्या आ जाएगा, उत्पादन का सही मूल्य। फिर उसको आप जोड़ देंगे और जो भी टोटल आएगी वो आपके जीएनपी कहलाएगी। ठीक है ना। ओके। तो ये इस तरीके से, एक तरीके से जो उत्पादन और मूल्य संवर्धन विधि होती है वो होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आय विधि, इनकम मेथड, वो क्या होती है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्यय विधि वो भी नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आय और व्यय विधि वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।